सामाजिक विज्ञान का पाठ 2 भारत जलवायु और प्राकृतिक संसाधन पढ़ाने वाले हैं। हम लोग जानेंगे भारत की जलवायु और प्राकृतिक संसाधन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। भारत विस्तार की दृष्टि से बहुत ही विशाल यानी बड़ा देश है। प्रकृति संबंधी अनेक असमानता के कारण उसकी जलवायु संबंधी अनेक विषयों में भिन्नता अर्थात अंतर दिखाई देती है। वातावरण के लंबे समय की स्थिति को जलवायु कहते हैं। जमीन की ऊंचाई, पर्वतों का स्थान और ढलान, समुद्र से दूरी, समुद्र के प्रवाह और जंगल से ये मौसम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बता रहे हैं इसमें कि भारत विस्तार की दृष्टि से बहुत ही बड़ा देश है। प्रकृति संबंधी अनेक असमानता यानी अंतर के कारण उसकी जलवायु संबंधी अनेक विषयों में भिन्नता दिखाई देती है। वातावरण के लंबे समय की स्थिति को जलवायु कहते हैं। जमीन की ऊंचाई, पर्वतों का स्थान और ढलान, समुद्र से दूरी, समुद्र के प्रवाह और जंगल ये मौसम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अर्थात रोल अदा करते हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत का भौगोलिक स्थान उत्तरी गोलार्ध में 80 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देश के मध्य में कर्क वृत्त गुजरता है। इस कारण उत्तर भारत में ठंडी और मध्य भारत में गर्मी रहती है। देश के कुछ स्थल समुद्री किनारे से लगभग 1500 किलोमीटर से दूर स्थित है। इस कारण यहाँ ठंडी में अत्यधिक ठंडी और गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। परंतु जो स्थल ऊंचाई पर स्थित है वहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। उदाहरण के तौर पर श्रीनगर, मनाली। कह रहे हैं कि भारत का भौगोलिक स्थान उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश से 37 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देश के मध्य में यानी बीच से कर्क वृत्त गुजरता है। इस कारण उत्तर भारत में ठंडी और मध्य भारत में गर्मी रहती है। देश के कुछ स्थल यानी जगह समुद्री किनारे से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इस कारण से यहाँ पे ठंडी में अत्यधिक ठंडी लगती है और गर्मी में गर्मी पड़ती है। परंतु जो स्थान ऊंचाई पर स्थित है वहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं श्रीनगर, मनाली। बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है भारत का। 2 चित्र दिया गया। पहले चित्र में जनवरी के महीने में तापमान और हवाएं भारत में कैसी रहती हैं वो तीर के माध्यम से हवाओं की दिशा को बताया गया है। दूसरे चित्र में तापमान और हवाएं जुलाई के मौसम में कैसी रहती है उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। आप चित्र में देख सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। भारत में मौसमी हवाओं के कारण वर्षा होती है। ये हवाएं 12 महीने एक समान और एक दिशा में नहीं बहती, इसलिए सभी जगह एक समान वर्षा नहीं होती। मेघालय, असम में अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के भूस्थलीय प्रदेशों में कम वर्षा होती है। यहाँ कह रहे हैं कि भारत में मौसमी हवाओं के कारण वर्षा होती है। ये हवाएं 12 महीने एक समान अर्थात एक जैसे एक ही दिशा में नहीं बहती हैं, इसलिए सभी जगह एक समान वर्षा नहीं होती है। मेघालय और असम में अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के भूस्थलीय प्रदेशों में कम वर्षा होती है। दक्षिण भारत के तीनों तरफ समुद्र है। इससे किनारे के आसपास ठंडी और गर्मी कम पड़ती है। यहाँ का वातावरण सम है यानी एक बराबर है। हिमालय और पूर्व की गिरि श्रृंखलाएँ नमी युक्त हवाओं को रोकती हैं। इस कारण मेघालय और असम में अधिक वर्षा होती है। मौसम के अनुसार बदलती हवाएं भारत के ऋतु चक्र की खास विशेषता है। भारत में तीनों ऋतुओं का अनुभव होता है, ठंडी, गर्मी और वर्षा। करें दक्षिण भारत के तीनों तरफ समुद्र है, इससे किनारे के आसपास ठंडी और गर्मी कम पड़ती है। यहाँ का वातावरण सम रहता है यानी एक बराबर रहता है। हिमालय और पूर्व की गिरि श्रृंखलाएँ यानी पर्वतों के कारण नमी युक्त हवाओं को पर्वतें रोक लेती हैं। इस कारण मेघालय और असम में अधिक वर्षा होती है। करें मौसम के अनुसार बदलती हवाएं
भारत के ऋतु चक्र की खास खासियत है। भारत में तीनों ऋतुओं को एहसास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ठंडी, गर्मी और वर्षा। आगे पढ़ते हैं ठंडी के बारे में। भारत में दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन तीनों महीनों के समांतराल में ठंडी की ऋतु का अनुभव होता है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापमान नीचे जाता है। उत्तर और वायव्य भारत में शिमला और दार्जिलिंग जैसे प्रदेशों में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। कई बार तापमान 5 सेल्सियस से नीचे भी चला जाता है और वहाँ आए दिन हिमवर्षा भी होती है। दक्षिण भारत विषुववृत्त से नज़दीक है, इस कारण अधिक ठंडी नहीं पड़ती। यहाँ ठंडी के बारे में बता रहे हैं कि भारत में दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन तीनों महीने के समांतराल यानी समय के अंतर में ठंडी की ऋतु का अनुभव होता है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापमान नीचे आ जाता है। उत्तर और वायव्य भारत में शिमला और दार्जिलिंग जैसे प्रदेशों में बहुत ही ठंडी पड़ती है। कई बार तापमान 5 सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और वहाँ आए दिन यानी अक्सर हिम यानी बर्फ़ की वर्षा भी होती है। दक्षिण भारत विषुववृत्त से नज़दीक है, इस कारण अधिक ठंडी वहाँ पर नहीं पड़ती है। आगे पढ़ते हैं गर्मी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत में मार्च से मई महीने तक समांतराल में गर्मी की ऋतु का अनुभव होता है। कर्कवृत्त के आसपास के स्थलों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस कारण तापमान ऊंचा रहता है। मध्य और वायव्य भारत में अप्रैल से जून महीने में कई जगहों का तापमान 45 सेल्सियस से 50 सेल्सियस के बीच रहता है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्मी के बारे में बता रहे हैं कि भारत में मार्च से मई महीने तक के समयांतराल में गर्मी की ऋतु का अनुभव किया जाता है, गर्मी महसूस किया जाता है। कर्कवृत्त के आसपास के जगहों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस कारण से तापमान ऊंचा रहता है यानी गर्मी बहुत रहती है। मध्य और वायव्य भारत में अप्रैल से जून महीने में कई जगहों का तापमान 45 सेल्सियस से 50 सेल्सियस के बीच रहता है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। आगे पढ़ते हैं बरसात, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऋतु है। जून से सितंबर महीने के समांतराल में भारत की ऋतु का अनुभव होता है। भारत की लगभग 80% वर्षा इसी ऋतु में होती है। अरब सागर से आने वाली हवाएं केरल के मलबार किनारे में से प्रवेश करती हैं, वहाँ 300 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से बहने वाली हवाएं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आदि पूर्वी भारत के राज्यों में वर्षा लाती हैं। वापस आती हुई ये मौसमी हवाएं अक्टूबर-नवंबर के महीने में पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में वर्षा लाती हैं। बरसात के बारे में कह रहे हैं कि भारत के लिए अत्यंत यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ऋतु है। जून से सितंबर महीने के समांतराल में समय के अंतर में बरसात की ऋतु का अनुभव होता है। बरसात लोग मौसम महसूस कर सकते हैं बरसात का। भारत की लगभग 80% वर्षा इसी ऋतु में होती है। अरब सागर से आने वाली हवाएं केरल के मलबार किनारे से प्रवेश करती यानी आती हैं, वहाँ 300 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से बहने वाली ये हवाएं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आदि पूर्वी भारत के राज्यों में वर्षा लाती हैं। वापस आती हुई ये मौसमी हवाएं अक्टूबर-नवंबर के महीने में पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में भी वर्षा करती हैं। आगे पढ़ते हैं जलवायु का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। जलवायु का, मौसम का मनुष्य के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, किस तरह असर डालता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। जलवायु का मनुष्य के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। लोगों का भोजन, रहन सहन, स्वभाव आदि पर जलवायु का प्रभाव दिखाई पड़ता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में
पानी की कमी होने के कारण पानी का संग्रह करने के लिए मकान छत वाले होते हैं। भारत के उत्तरी राज्यों में ठंडी से बचने के लिए ऊनी वस्त्रों का उपयोग होता है। दक्षिणी राज्यों में गर्मी से बचने के लिए लोग सूती कपड़ों के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र के लोग सतत यानी लगातार गर्मी से बचने तथा उड़ती हुई धूल झड़ जाए इस प्रकार के सूती कपड़े से बने ढीले वस्त्र पहनते हैं। सिर में रेती न भर जाए इसलिए सिर पर कपड़े का टुकड़ा यानी रुमाल बांध कर रखते हैं। भारत में जलवायु की विविधता होने से गुजराती व्यापार, पंजाबी सैन्य प्रवृत्ति और उत्तर भारत के लोग खेती का व्यवसाय करते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में विचरण यानी घूमने वाली जाति के लोग पशुपालन के लिए भिन्न भिन्न यानी अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं। गुजरात के समुद्री किनारों वाले विस्तार में गेहूं, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में चावल और मछली का उपयोग अधिक होता है। जलवायु के क्या असर होता है मनुष्य के ऊपर, इसमें बता रहे हैं कि जलवायु का मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। लोगों के खाने पीने में, रहने में, स्वभाव में, व्यवहार में आदि पर जलवायु का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की कमी होने के कारण पानी को इकट्ठा करने के लिए लोग मकान छत वाले बनवाते हैं। भारत के उत्तरी राज्यों में ठंडी से बचने के लिए ऊनी वस्त्रों का लोग प्रयोग करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। दक्षिण राज्यों में गर्मी से बचने के लिए लोग सूती कपड़े के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र के लोग लगातार गर्मी से बचने के लिए तथा उड़ती हुई धूल झड़ जाए इस प्रकार के सूती कपड़े से बने ढीले वस्त्र पहनते हैं और सिर में रेती न भर जाए इसलिए सिर पर कपड़े का टुकड़ा अर्थात रुमाल बांध कर रखते हैं। करें भारत में जलवायु की विविधता यानी अंतर होने से गुजराती व्यापार, पंजाबी सैन्य प्रवृत्ति और उत्तर भारत के लोग खेती का व्यवसाय करते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में घूमने वाली जाति के लोग पशुपालन के लिए अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं। गुजरात के समुद्री किनारे वाले विस्तार में गेहूं, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में चावल और मछली का उपयोग अधिक होता है। आगे पढ़ते हैं संसाधन का अर्थ। संसाधन का मतलब होता है आयोजन, उसका अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लिए जाते हैं वह संसाधन होता है। मनुष्य द्वारा संग्रहित और विश्वसनीय वस्तुएं या पदार्थ के गुण, क्षमता और कार्य जो मनुष्य की संपत्ति बन जाती है उसे संसाधन कहा जाता है। यहाँ स्वयं मनुष्य द्वारा लाभ उठाने की क्षमता और स्वयं को मुसीबतों से बाहर निकालने की क्षमता का समावेश होता है। इस प्रकार किसी भी वस्तु का मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण करने के उद्देश्य से उपयोग करने पर संसाधन बन जाता है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य को धरती के नीचे छिपे खजाने के बारे में जानकारी नहीं थी, वह उसका उपयोग करना नहीं जानता था, उसके लिए वह संसाधन नहीं था। किंतु आधुनिक मनुष्य के लिए ये पदार्थ बहुत उपयोगी है। ये पदार्थ उनके लाभ तथा उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि का कार्य करते हैं, इसलिए उनके लिए वह संसाधन है, जरिया है। करें कि यहाँ निश्चित उद्देश्य यानी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम के में लिए जाते हैं वह संसाधन होता है, जरिया होता है। मनुष्य द्वारा संग्रहित यानी एकत्रित और विश्वसनीय वस्तुएं या पदार्थ के गुण, क्षमता और कार्य जो मनुष्य की संपत्ति बन जाती है उसे संसाधन कहा जाता है। यहाँ स्वयं मनुष्य द्वारा लाभ उठाने की क्षमता यानी सामर्थ्य और स्वयं को मुसीबत से बाहर निकालने की सामर्थ्य का समावेश होता है। इस प्रकार किसी भी वस्तु का मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण करने के उद्देश्य से उपयोग करने पर संसाधन यानी जरिया बन जाता है। प्रागैतिहासिक समय में मनुष्यों को धरती के नीचे छिपे खजाने के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्हें मालूम नहीं थी, वह उसका उपयोग करना नहीं जानते थे, उसके लिए वह संसाधन यानी माध्यम नहीं था। किंतु
आधुनिक यानी नए समय में के मनुष्य के लिए ये पदार्थ बहुत उपयोगी है। ये पदार्थ उनके लिए लाभ तथा उनकी आवश्यकता यानी ज़रूरतों की पूर्ति का कार्य करते हैं, इसलिए उनके लिए वह संसाधन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से अपने आप सर्जित, आसानी से मिल जाने वाले और मनुष्य के उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों के 3 प्रकार हैं: जल संसाधन, खनिज संसाधन, भूमि संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बारे में बता रहे हैं कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से जो अपने आप निर्मित हुआ है, सर्जित हुआ है और आसानी से मिल जाने वाले ऐसे वस्तुओं को, मनुष्य के उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों के 3 प्रकार हैं। पहला है जल संसाधन, दूसरा है खनिज संसाधन, तीसरा है भूमि संसाधन। तो पहले हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। भारत के जल संसाधन में नदियाँ, झील, सागर का समावेश होता है। भारत की नदियों को उनकी उत्पत्ति, स्वरूप और विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरा दक्षिण भारत की नदियाँ। कह रहे हैं कि भारत के जल संसाधन में नदियाँ, झील, सागर का समावेश होता है। ये 3 समाहित हैं नदी जल संसाधन में। भारत की नदियों को उनकी उत्पत्ति यानी उनकी जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है उस स्वरूप और विशेषता के आधार पर उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर भारत की नदी है, दूसरा दक्षिण भारत की नदी। तो पहले हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र है। इन नदियों में 12 महीना पानी रहता है। गंगा नदी को भागीरथी भी कहते हैं। गंगा नदी ने अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा की रचना की है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जल मार्ग के रूप में उपयोगी हैं। इसके उपरांत झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज जैसी नदियाँ बहती हैं। कह रहे हैं कि उत्तर भारत की नदियाँ में सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र हैं। इन नदियों में 12 महीने पानी रहता है, पानी कभी सूखता नहीं है। गंगा नदी को भागीरथी के नाम से भी पुकारते हैं। गंगा नदी ने अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण किया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जल मार्ग के रूप में उपयोगी हैं। इसके अलावा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जैसी नदियाँ बहती हैं। आगे है बिहार में कोसी नदी में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है। वह बिहार के काफ़ी विशाल विस्तारों को नुकसान पहुंचाती है। करें बिहार में कोसी नदी में हर वर्ष बहुत ही भयानक बाढ़ आती है। वह बिहार के काफ़ी विशाल विस्तारों को, क्षेत्रों को बहुत नुकसान यानी क्षति पहुंचाती है। आगे पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ भारत का चित्र दिया गया जिसमें नदी और झील का नाम दिया गया है। इनको आप लोग ध्यान से चित्र को देखिएगा और नक्शे को, और नक्शे में नदी और झील का नाम दिया गया, इसको पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। नर्मदा, तापी, महानदी जैसी नदियाँ मध्य भारत में स्थित पर्वतों की श्रृंखलाओं से बहती हैं। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर से मिलती हैं, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। ये सभी नदियाँ असमतल प्रदेशों से होकर बहने के कारण ऊंची नीची ढलान के कारण जलप्रपात रचती हैं। जलप्रपात रचना यानी जब ये बहती तो अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाती हैं, इनमें इतना रफ्तार होता है। इस कारण ये नदियाँ जल मार्ग के रूप में उपयोगी नहीं हैं। सिंचाई और जल विद्युत के लिए इन नदियों के पानी का उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बता रहे हैं कि नर्मदा, तापी, महानदी जैसी नदियाँ मध्य भारत में स्थित पर्वतों की श्रृंखलाओं से बहती हैं। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहकर सागर में जाकर मिल जाती हैं, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी,
तुंगभद्रा पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ये सभी नदियाँ असमतल यानी समतल नहीं हैं, एक बराबर नहीं है। ऐसे प्रदेशों से होकर बहने के कारण ये ऊंची नीची ढलान के कारण जलप्रपात रचती हैं। इस कारण से नदियाँ जल मार्ग के रूप में उपयोगी नहीं हैं, लेकिन सिंचाई और जल विद्युत के लिए इन नदियों के पानी का प्रयोग किया जाता है। नीचे है यहाँ पर नदियों के नाम, बहुउद्देशीय योजनाएं और लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ नाम दिया गया, पढ़ते हैं। नदियाँ: नर्मदा नदी। बहुउद्देशीय योजनाएं: नर्मदा योजना। लाभान्वित राज्य है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। नर्मदा नदी योजना जो बनाया गया है, इस नदी से इन 4 राज्यों को लाभ मिलता है। दूसरा है कृष्णा नदी, नागार्जुन योजना, इससे आंध्र प्रदेश को लाभ होता है। तीसरा है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा योजना, आंध्र प्रदेश राज्य इससे लाभान्वित है। कोसी नदी, कोसी में बनाया गया है, बिहार इसका लाभ लेता है, बिहार प्रदेश। उसके आगे है महानदी, हीराकुंड बहुउद्देशीय योजनाएं बनाए गए हैं, इसका लाभ ओडिशा में, ओडिशा राज्य लेता है। उसके आगे सतलुज नदी, भाखड़ा नांगल योजनाएं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रदेश इसका लाभ लेते हैं। आगे है, क्या आप भारत के प्राकृतिक सरोवरों के बारे में जानते हैं? यहाँ पे दिया गया राज्य, सरोवर और विशेष। राज्य कश्मीर, कश्मीर में सरोवर है डल और वुलर, इसका विशेषता है कि इसकी पानी मीठा है। दूसरा है आंध्र प्रदेश, जो वहाँ पे कोलार सरोवर है, इसका पानी भी मीठा पानी है। तीसरा तमिलनाडु, पुलिकट सरोवर, इसका पानी खारा है। ओडिशा में है चिलिका सरोवर, इसका पानी भी नमकीन यानी खारा है। राजस्थान में सांभर सरोवर है, इसका पानी भी खारा है। आगे है गुजरात, गुजरात में है नल सरोवर, इसका पानी मीठा है, इसकी ये विशेषता है। आगे पढ़ते हैं। क्या आप भारत के कृत्रिम सरोवर के विषय में जानते हैं? कृत्रिम यानी जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया सरोवर है, उसके बारे में। राज्य हिमाचल प्रदेश, नदी है सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर। आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर। आंध्र प्रदेश मांजरा नदी, निजाम सागर। गुजरात नर्मदा नदी, सरदार सरोवर। मध्य प्रदेश चंबल नदी, गांधी सागर। यहाँ पे एक कृत्रिम सरोवर बनाया गया है। आगे है नर्मदा योजना के विषय में इतना जानिए। नर्मदा योजना गुजरात की बहुउद्देशीय योजना है। नर्मदा योजना मुख्य नहर योजना की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नहर बनेगी, जिनका समग्र नहर तंत्र 66,000 किलोमीटर लंबा होगा। नर्मदा योजना से गुजरात के 821 गांव और 135 शहर नगरों को पीने का पानी मिलेगा। नर्मदा योजना से गुजरात के 14 जिले के 75 तहसील के 3,360 गाँव को सिंचाई का लाभ मिलेगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि नर्मदा योजना के विषय में खास बातें। नर्मदा योजना गुजरात की बहुउद्देशीय योजना है। नर्मदा योजना मुख्य नहर योजना की दृष्टि से नज़रिए से विश्व का सबसे बड़ा नहर बनेगा, जिनका समग्र नहर तंत्र 66,000 किलोमीटर लंबा होगा। नर्मदा योजना से गुजरात के 821 गांव और 135 शहर नगरों को पीने का पानी मिलेगा। नर्मदा योजना से गुजरात के 14 जिले के 75 तहसील के 3,360 गाँव को सिंचाई का लाभ मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। दूसरा है भारत के खनिज संसाधन। जैविक और अजैविक पदार्थ गर्मी और दबाव के कारण परिवर्तित होकर निश्चित रासायनिक संरचना करते हैं। ऐसे पदार्थों को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों से खनिज पदार्थ शुद्ध रूप में नहीं मिलते, उनमें अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए उन्हें अयस्क कहा जाता है। जैसे लौह अयस्क
अयस्क का शुद्धिकरण करने के बाद ही विविध खनिज शुद्ध स्वरूप में मिलते हैं। खनिज प्राकृतिक उपहार है। ये खजाने पृथ्वी के अंतराल यानी पृथ्वी के नीचे में हजारों वर्षों की प्रक्रिया के बाद तैयार होते हैं। ये संसाधन राष्ट्रीय अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। देश के नागरिकों की आर्थिक शक्ति एवं समृद्धि का आधार स्तंभ है। भारत के खनिज के संसाधन के बारे में लिखा गया है कि जैविक और अजैविक पदार्थ गर्मी और दबाव के कारण बदल कर परिवर्तित होना यानी बदल कर निश्चित रासायनिक संरचना करते हैं। ऐसे पदार्थों को खनिज कहा जाता है। संरचना का मतलब होता है निर्माण। पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों से खनिज पदार्थ शुद्ध रूप में नहीं मिलते हैं, उनमें अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए उन्हें अयस्क कहा जाता है। जैसे लोहा अयस्क। अयस्क का शुद्धिकरण करने के बाद ही विविध यानी अलग अलग खनिज शुद्ध स्वरूप में मिलते हैं। खनिज प्राकृतिक उपहार है। ये खजाने पृथ्वी के अंतराल में यानी पृथ्वी के नीचे हजारों वर्ष की प्रक्रिया के बाद तैयार होते हैं। ये संसाधन राष्ट्रीय अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। देश के नागरिकों की आर्थिक शक्ति एवं समृद्धि का ये आधार स्तंभ है। आगे है खनिज को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। कौन कौन से प्रकार हैं? 3 प्रकार में इसको बांटा गया है, पढ़ते हैं। पहला है धातुमय खनिज। धातुमय खनिज में कौन कौन से आते हैं? लौह अयस्क, तांबा, सोना, जस्ता, कलई, निकल, पारा, प्लेटिनम आदि। दूसरा है अधातुमय खनिज। इसमें कौन कौन से हैं? हीरा, माणिक, चूने के पत्थर, चीनी मिट्टी, डालोमाइट, बॉक्साइड, फ्लारस्पार, जिप्स, आकिक, कल्साइड, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटाश, फास्फेट आदि। तीसरा है संचालन शक्ति के खनिज। संचालन यानी जो चलाने के लिए शक्ति मिलती है, जैसे गाड़ी उड़ी चलता है, इंजन चलते, हवाई जहाज़ चलते, तो उनके लिए संचालन करने के लिए, उनको चलाने के लिए शक्ति के जो खनिज है वो कौन कौन से हैं? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि। खनिज के प्राप्ति स्थान। खनिजों को किस किस स्थान से प्राप्त किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लिखा है खनिज के नाम। कोयला। खनिज उत्पादित राज्य। खनिज कोयला उत्पादित करने वाले राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। दूसरा है मैग्नीज। मैग्नीज प्राप्त होने वाले प्रदेश हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तीसरा है तांबा कॉपर। ये इसका उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम, मेघालय। चौथे नंबर पर है बॉक्साइड। इसकी उत्पादन होती है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। पाँचवें नंबर पर है अभ्रक। अम्रक की उत्पादन होती है आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान। छठे नंबर पे है सीसा। ये इसका उत्पादन होता है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। चूने का पत्थर का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। आठवें नंबर पे है सोना गोल्ड। इसका उत्पादन होता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, अंडमान निकोबार। थोरियम यूरेनियम इसका उत्पादन होता है राजस्थान, झारखंड। आगे खनिजों की उपयोगिताएं के बारे में पढ़ेंगे। खनिज की उपयोगिताएं। मैग्नीज का रासायनिक उद्योग, कीटनाशक दवाएं, सीसा, बर्निश तथा छपाई उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। तांबे का उपयोग बिजली के तार, स्फोटक पदार्थ, रंगीन शीशा,
सिक्का और छपाई के कार्य में होता है। बॉक्साइट का उपयोग विद्युत के साधन, रंग, हवाई जहाज का निर्माण, केरोसिन, शुद्धिकरण और सीमेंट बनाने में किया जाता है। अभ्रक का उपयोग रेडियो, टेलीफोन, जहाज, ग्रामोफोन, ध्वनि शोधक, पर्दा आदि के निर्माण में किया जाता है। फ्लोरस्पार का उपयोग धातु गलाने के उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, चीनी मिट्टी की वस्तु बनाने में किया जाता है। यहाँ पे खनिज की उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि मैग्नीज का रासायनिक उद्योग, कीटनाशक दवाएं, सीसा, वर्निश तथा छपाई उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने, स्फोटक पदार्थ, रंगीन शीशा, सिक्का और छपाई के कार्य में होता है। बॉक्साइट का उपयोग विद्युत यानी बिजली के साधन, रंग, हवाई जहाज का निर्माण, केरोसिन, शुद्धिकरण और सीमेंट बनाने में किया जाता है। अभ्रक का उपयोग रेडियो, टेलीफोन, जहाज, ग्रामोफोन, ध्वनि शोधक, पर्दा आदि के निर्माण में किया जाता है। फ्लोरस्पार का उपयोग धातु गलाने के उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, चीनी मिट्टी की वस्तु चीज बनाने में किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है भूमि और जमीन संसाधन। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वृक्ष के समूह को जंगल कहा जाता है। समूह यानी दल, जहाँ पे इकट्ठे बहुत सारे वृक्ष हो, ऐसे स्थान को जंगल कहा जाता है। भूपृष्ठ वातावरण की विशेषता के कारण भारत में विविध यानी अलग अलग प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। भारत में 5000 प्रकार के वृक्ष हैं। वनस्पतियों की विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। भारत प्राचीन समय से ही जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे आयुर्वेद में 2000 वृक्षों और पौधों का वर्णन है। जंगल हमारे देश की अमूल्य संपत्ति है, धन है। कह रहे हैं कि वृक्ष के समूह को जंगल कहा जाता है। भूपृष्ठ और वातावरण की विशेषता यानी खासियत के कारण भारत में अलग अलग प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। भारत में 5000 प्रकार के वृक्ष यानी पेड़ पाए जाते हैं। वनस्पतियों की अंतर की दृष्टि से, विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। भारत पुराने समय से ही जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। हमारे आयुर्वेद में 2000 वृक्षों और पौधों का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। जंगल हमारे देश की अमूल्य, जो बेशकीमती है ऐसी संपत्ति है। आगे है, ईशान भारत में पहाड़ी राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नित्य हरे जंगल रहते हैं। यहाँ वृक्षों के पत्ते एक साथ नहीं झड़ते, इसलिए ये जंगल 12 महीने हरे रहते हैं। यहाँ वृक्षों की ऊंचाई 30 मीटर से 35 मीटर होता है। यहाँ बांस, सागौन, साल, मेहोगनी, शीशम आदि मुख्य वृक्ष हैं। कह रहे हैं कि ईशान भारत में पहाड़ी राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नित्य यानी रोज हरे जंगल रहते हैं। यहाँ वृक्षों के पत्ते एक साथ नहीं झड़ते हैं, इसलिए यहाँ जंगल 12 महीने यानी 12 महीने पूरे साल के साल हरे रहते हैं। यहाँ वृक्षों की ऊंचाई 30 से 35 मीटर होता है। यहाँ बांस, सागौन, साल, मेहोगनी, शीशम आदि मुख्य पेड़ हैं। आगे है, विंध्य और सतपुड़ा के पर्वत, हिमालय की कुछ ढलान, पूर्व घाट और पश्चिम घाट की गिरि श्रृंखलाओं की ढलानों पर पतझड़ जंगल विकसित हुए हैं। यहाँ मुख्य वृक्षों में सागौन, साल, महुआ, बरगद, पीपल है। यहाँ के पत्ते पतझड़ ऋतु में झड़ जाते हैं। कह रहे हैं कि विंध्य यानी विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वत, हिमालय के कुछ ढलान, पूर्व घाट और पश्चिम घाट की गिरि श्रृंखलाओं यानी पहाड़ों की श्रृंखलाओं की ढलान पर पतझड़ जंगल विकसित हुए, विकास किए हैं। यहाँ मुख्य वृक्षों में सागौन, साल, महुआ, बरगद, पीपल है। यहाँ के पत्ते पतझड़ ऋतु में झड़ जाते हैं। आगे है, समुद्र किनारे जहाँ नदियों के डेल्टा प्रदेश है, वहाँ भाटा के पानी भर जाते हैं। उन स्थानों पर भाटा के जंगल हैं। गंगा के डेल्टा में उगा जंगल
सुंदरवन के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ ताड़, केवड़ा, सुंदर चेर आदि के वृक्ष हैं। करें समुद्र किनारे जहाँ नदियों के डेल्टा प्रदेश है, वहाँ भाटा के पानी भर जाते हैं। उन स्थानों पर भाटा के जंगल हैं। गंगा के डेल्टा में उगा जंगल सुंदरवन के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। यहाँ ताड़, केवड़ा, सुंदरी, चेर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। बच्चों, यहाँ भारत का चित्र दिया गया है। नक्शे में आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे जंगल है वहाँ पे हरे रंग का रंग देकर उसको दर्शाया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। हिमालय तथा पश्चिम घाट के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में शंकुद्रुम के जंगल उगे हैं। यहाँ देवदार, पाइन, स्प्रूस आदि वृक्ष घने प्रमाण यानी मात्रा में उगते हैं। नैऋत्य पंजाब, पश्चिम हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के दक्षिण एवं पश्चिम इलाकों में कटीली वनस्पतियों के जंगल है। इसमें बेर, थुहर, खिजड़ा, बबूल आदि वृक्ष हैं। करें कि हिमालय तथा पश्चिम घाट के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में शंकुद्रुम के जंगल उगे हैं, पाए जाते हैं। यहाँ देवदार, पाइन, स्प्रूस आदि वृक्ष बहुत ही घनी मात्रा में उगते हैं। नैऋत्य पंजाब, पश्चिम हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के दक्षिण एवं पश्चिम इलाकों में कटीली यानी कांटेदार वनस्पतियों के जंगल हैं। इसमें बेर, थुहर, खिजड़ा, बबूल आदि वृक्ष हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। जंगलों का महत्व। जंगल विविध उत्पादन देते हैं। जंगलों से देश को अनेक विध लाभ होता है। जंगल के कुछ मुख्य उत्पादन एवं कुछ गौण उत्पादन हैं। सुंदरवन में होने वाले सुंदरी वृक्षों से नाव या स्टीमर बनते हैं। बांस से टोकरा, टोकरी, सूप, खिलौना, फर्नीचर आदि कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। ताड़ और खजूर के पत्ते से झाड़ू और खैर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। देवदार और चीड़ की लकड़ियों से कागज का मावा, दवाई तथा चाय की पेटियां, दिया सलाई, खेल कूद के साधन और कृत्रिम रेशा बनाने का उद्योग विकसित हुआ है। चीड़ के लाशे से टर्पेंटाइन बनता है। लाख का उपयोग वार्निश, छपाई कार्य की स्याही, विद्युत के कुछ साधन और ग्रामोफोन बनाने में किया जाता है। यहाँ जंगलों के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि जंगल अलग अलग तरह के उत्पादन देते हैं। जंगलों से देश को अनेक तरह से लाभ होता है। जंगल के कुछ मुख्य उत्पादन एवं कुछ गौण यानी जिसको हम नहीं जानते ऐसे उत्पादन हैं। सुंदरवन में होने वाले सुंदरी वृक्षों से नाव या स्टीमर बनते हैं। बांस से टोकरा, टोकरी, सूप, खिलौना, फर्नीचर आदि कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। ताड़ और खजूर के पत्ते से झाड़ू और खैर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। देवदार और चीड़ की लकड़ियों से कागज का मावा, दवाई तथा चाय की पेटियां, दिया सलाई, खेल कूद के साधन और कृत्रिम रेशा बनाने का उद्योग विकसित हुआ है। चीड़ के लाशे से टर्पेंटाइन बनता है। लाख का उपयोग वार्निश, छपाई कार्य की स्याही, विद्युत के कुछ साधन और ग्रामोफोन बनाने में किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। जंगलों का संवर्धन। संवर्धन का मतलब होता है उसको बढ़ाना। वन संरक्षण और संवर्धन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बेहिसाब होने वाले वृक्षों के छेदन पर अंकुश रखना चाहिए। वृक्षों को गैर कानूनी रूप से काटने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा देनी चाहिए। प्रति जमीन में वृक्षारोपण कार्य बढ़ा देना चाहिए। सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा आदि अन्य ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसके लिए नागरिकों को जागृत करने एवं उसके लिए आवश्यक सहायता देनी चाहिए। जंगलों का वैज्ञानिक रूप से विकास करने के लिए अधिक मात्रा में जंगल संशोधन की संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। वन संरक्षण के लिए इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए कि प्रत्येक भारतवासी अपना फर्ज अदा करे। यहाँ कह रहे हैं कि वन संरक्षण यानी सुरक्षा और संवर्धन के लिए वन की बढ़ोतरी के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। करें बेहिसाब, जिसका कोई हिसाब नहीं है, अत्यधिक
होने वाले वृक्षों के छेदन पर रोक रखना चाहिए। वृक्षों को गैर कानूनी रूप से काटने वाले व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। परती यानी खाली ज़मीन में वृक्षारोपण का कार्य कर देना चाहिए। वृक्ष रोपने का कार्य सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा आदि अन्य ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसके लिए नागरिकों को जागृत करना चाहिए, इसके विषय में लोगों को बताना चाहिए एवं उसके लिए आवश्यक सहायता भी देनी चाहिए। जंगलों का वैज्ञानिक रूप से विकास करने के लिए अधिक मात्रा में जंगल संशोधन की व्यवस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। वन संरक्षण के लिए यानी वन की संरक्षा के लिए इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए कि हर एक भारतवासी अपना फर्ज, अपना कर्तव्य अदा करे, उसका पालन करे। आगे हम लोग पढ़ते हैं वन्य जीव संसाधन यानी वन में रहने वाले जीवों के लिए क्या संसाधन है, क्या माध्यम है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। भारत का वन्य जीवन अनोखा और वैविध्यपूर्ण है। विश्व के विभिन्न जीव जंतु और अनेक प्रकार के प्राणियों की प्रजातियां भारत में हैं। भारत का वैविध्यपूर्ण वन्य जीवन प्रकृति को अनुपम सौंदर्य प्रदान करता है। करें कि भारत का वन्य जीवन यानी वन में रहने वाले लोगों का जीवन अनोखा और वैविध्यपूर्ण है। अलग अलग तरह का जीवन जीते हैं। विश्व के अलग अलग जीव जंतु और अनेक प्रकार के प्राणियों की प्रजातियां भारत में हैं। भारत का वैविध्यपूर्ण वन्य जीवन प्रकृति को अनुपम सौंदर्य प्रदान करती है, बहुत ही सुंदरता प्रदान करती है। आगे पढ़ते हैं कर्नाटक, केरल, असम में महाकाय हाथी दिखाई देते हैं। वह सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। जंगलों में लकड़ी हटाने, माल सामान को लाने तथा ले जाने में इनका उपयोग किया जाता है। एक सिंगी गेंडा भारत का विशिष्ट यानी खास प्राणी है। वे असम एवं पश्चिमी बंगाल के दलदले वाले क्षेत्र में बसते हैं। कच्छ के छोटे मरुस्थलीय प्रदेश में घुड़खर यानी जंगली गधा और महामरुस्थलीय के रेगिस्तानी प्रदेश में ऊंट दिखाई देते हैं। भारत में सिंह तथा बाघ दोनों देखने को मिलते हैं। हिंसक प्राणियों में एशियाई सिंह गुजरात राज्य के गिर के जंगलों में बसते हैं। करें कि कर्नाटक, केरल, असम में महाकाय यानी विशाल शरीर वाला हाथी दिखाई देते हैं। वह सबसे बड़ा सस्तन प्राणी है। जंगलों में लकड़ी हटाने, माल सामान को लाने तथा ले जाने में हाथी का प्रयोग किया जाता है। एक सिंगी गेंडा भारत का खास प्राणी है। वे असम एवं पश्चिमी बंगाल के दलदले यानी कीचड़ वाले क्षेत्रों में बसते हैं अर्थात रहते हैं। और कह रहे हैं कच्छ के छोटे मरुस्थलीय प्रदेशों में घुड़खर जिसे जंगली गधा भी कहते हैं और महामरुस्थलीय के प्रदेशों रेगिस्तानी प्रदेशों में ऊंट दिखाई देते हैं। भारत में सिंह तथा बाघ दोनों देखने को मिलते हैं। हिंसक प्राणियों में एशियाई सिंह गुजरात राज्य के गिर के जंगलों में बसते हैं अर्थात निवास करते हैं। आगे पढ़ते हैं पश्चिम बंगाल का बाघ रॉयल टाइगर विश्व भर के बाघ की 8 जातियों में से एक है। बाघ मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमालय विस्तार में पाए जाते हैं। हिमालय विस्तार में तिब्बतियन रीछ और गुजरात के डेडियापाड़ा के जंगलों में रीछ दिखाई देते हैं। चीता, लकड़बग्घा, नीलगाय, तेंदुआ, कालियार मृग इत्यादि प्राणी भारत में पाए जाते हैं। भारत के जंगलों में लंगूर, गिबन, हुलॉक और माकड़ा आदि बंदरों की जातियां बसती हैं। भारत में पक्षियों की विविधता बेजोड़ है। बतख, बाज, तोता, काबर, कबूतर, मैना आदि जात के पक्षी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध पक्षियों में राष्ट्रीय पक्षी मोर अत्यंत सुंदर है। अपने पंखों के कारण वह बहुत ही सुंदर लगता है। कच्छ के बड़े मरुस्थलीय में कादव कीचड़ का ढेर बनाकर सुरखा पक्षी अंडा देते हैं। राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 2.5 लाख से भी अधिक पक्षियों का निवास स्थान है। तो गुजरात में नल सरोवर देश विदेश के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का बाघ जो रॉयल टाइगर भी कहा जाता है पूरे विश्व के बाघ की 8
जातियों में से एक है। बाघ मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड हिमालय विस्तार में पाए जाते हैं। चीता, लकड़बग्घा, नीलगाय, तेंदुआ, कालिया, मृग इत्यादि प्राणी भारत में पाए जाते हैं। भारत के जंगलों में लंगूर, गिबन, हुलोक और माकड़ा आदि बंदरों की जातियां निवास करती हैं। भारत में पक्षियों की विविधता यानी अलग अलग तरह के बेजोड़ पक्षी हैं जिनकी कोई जोड़ नहीं है। बतख, बाज, तोता, काबर, कबूतर, मैना आदि जात के पक्षी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध पक्षियों में राष्ट्रीय पक्षी मोर बहुत ही सुंदर है। अपने पंखों के कारण वह बहुत ही सुंदर लगता है। कच्छ के बड़े मरुस्थली में कादो कीचड़ का ढेर बनाकर सुरखाब पक्षी अंडा देते हैं। राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 2.5 लाख से भी अधिक पक्षियों का निवास स्थान है, वहाँ पे रहते हैं। जो गुजरात में नल सरोवर देश विदेश के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे पढ़ेंगे। 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सारस और सर्वाधिक वजन वाले पक्षी घोराड बड़े आकर्षक होते हैं। कच्छ के विशाल रेगिस्तान में कादो कीचड़ का ढेर बनाकर सुरखाब पक्षी अंडे रखते हैं। राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 2.5 लाख से अधिक पक्षियों का निवास स्थान बना है। तो गुजरात में नल सरोवर देश विदेश के पक्षियों के लिए सुप्रसिद्ध अभयारण्य है। भारत के पूर्व पश्चिम सागर के किनारों में मैकरल, झींगा, बुमला, पोर्मफ्रेट, हेरिंग, सामन, शार्क, डॉल्फिन इत्यादि असंख्य मछलियाँ पाई जाती हैं। कह रहे हैं कि 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सारस और सर्वाधिक यानी बहुत ज़्यादा अधिक वजन वाले पक्षी घोराड बड़े आकर्षित होते हैं, लोगों को अपने तरफ खींचते हैं, लोग देखकर उसके तरफ आकर्षित होते हैं। कच्छ के बहुत बड़े रेगिस्तान में कादो कीचड़ का ढेर बनाकर सुरखाब पक्षी अंडा रखते हैं। राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 2.5 लाख से भी अधिक पक्षियों का यह रहने का स्थान बना है। तो गुजरात में नल सरोवर देश विदेश के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। भारत के पूर्व पश्चिम सागर के किनारों में मैकरल, झींगा, बुमला, पोर्मफ्रेट, हेरिंग, सामन, शार्क, डॉल्फिन इत्यादि और अनेक असंख्य मछलियाँ पाई जाती हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे अभयारण्य। भारत में 490 अभयारण्य और 89 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, राज्य प्राणी। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में है और वहाँ कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। काजीरंगा असम राज्य में है। यहाँ पे गैंडा, जंगली भैंस, हिरण पाए जाते हैं। थार का मरुस्थल राजस्थान में है। यहाँ पे मरुस्थल की बिल्ली। कान्हा जो मध्य प्रदेश राज्य में है, यहाँ पे बाघ, सांबर प्राणी पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य गुजरात, यहाँ पे सिंह और चीता पाए जाते हैं। बेड़ावदर राष्ट्रीय अभयारण्य गुजरात, कालियार, खरमोड़ पाए जाते हैं। केवलादेव राजस्थान में पाए जाते हैं, ये राजस्थान में है। विविध पक्षी पाए जाते हैं। बांदीपुर कर्नाटक राज्य में पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे हाथी, रीछ, सूअर, जंगली बिल्ली पाए जाते हैं। दच्छी गांव जम्मू और कश्मीर राज्य में ये राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट उत्तरांचल राज्य में है, यहाँ पे बाघ, हाथी, चीता, हिरण पाए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन यानी माध्यम जरिया का किस तरह हम सुरक्षा करें और किस तरह विवेकपूर्वक ज्ञान के साथ उसका उपयोग करें। पानी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य के पीने योग्य पानी पृथ्वी की सतह पर 2% से भी कम है। अधिकतर उद्योग प्रदूषित पानी और जहरीली ठोस कचरों को छोड़ने के कारण भूगर्भ के पानी में अत्यधिक प्रदूषण हुआ है, जिससे
जीव सृष्टि और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ है। सामन, शार्क, डॉल्फिन इत्यादि असंख्य मछलियाँ पाई जाती हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। वन विकास की प्रधानता देनी चाहिए। आग के कारण जंगलों का विनाश न हो, इसके लिए सावधानी रखनी चाहिए। करें पानी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन है, माध्यम है। मनुष्य के पीने के लायक पानी पृथ्वी की सतह पर सिर्फ 2% से भी कम है। अधिकतर उद्योग दूषित पानी और जहरीले ठोस कचरे को छोड़ने के कारण भूगर्भ यानी जमीन के नीचे में पानी में अत्यधिक प्रदूषण हुआ है, जिससे जीव सृष्टि पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ है। उद्योगों के प्रदूषित पानी का वैकल्पिक उपयोग करना चाहिए, इसका कुछ विकल्प निकालना चाहिए। विद्यालय महाविद्यालय के पाठों में वन के विकास की प्रधानता देनी चाहिए। बच्चों को सभी को बताना चाहिए कि वन का विकास किस तरह हो, उसको महत्व देना चाहिए। आग के कारण जंगलों का विनाश न हो, इसके लिए सावधानी रखनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। खनिज प्रकृति का उपहार है, उसका विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। खनिज संरक्षण का विकल्प ढूंढना चाहिए। खनिज पदार्थों का घूम फिर कर अनेक बार उपयोग किया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। करें खनिज प्रकृति का उपहार है, भेंट है, उसका विवेकपूर्वक ज्ञान के साथ उपयोग होना चाहिए। खनिज की सुरक्षा का विकल्प ढूंढना चाहिए। खनिज पदार्थों का घूम फिर कर अनेक बार उपयोग किया जा सके, ऐसी प्रक्रिया, ऐसे कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। आगे है, जंगलों के विकास के कारण वन्य प्राणियों का जीवन संकट में है। कुछ प्रजातियां कुछ विस्तारों में लुप्त हो गई हैं। पशु पक्षियों के मांस, पंख, हड्डियां, सींग, दांत इत्यादि को प्राप्त करने के लिए उनका शिकार किया जाता है। इसके लिए वन्य प्राणी एवं पक्षियों के होने वाले गैरकानूनी व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहिए। देश के नागरिकों को पर्यावरण, वन्य भूमि तथा वन्य जीवों के महत्व के विषय में जानकारी देनी चाहिए। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान का अधिक विकास करना चाहिए। करें जंगलों के विनाश के कारण वन में रहने वाले प्राणियों का जीवन संकट में है, मुश्किल में है। कुछ प्रजातियां कुछ विस्तारों यानी जगहों में गायब हो गई हैं। कुछ पशु पक्षियों के मांस, पंख, हड्डियां, सींग, दांत इत्यादि को पाने के लिए उनका लोग शिकार करते हैं। इसके लिए वन के प्राणी एवं पक्षियों के होने वाले गैर कानूनी व्यापार पर रोक रखना चाहिए। देश के नागरिकों को पर्यावरण, वन्य भूमि तथा वन्य जीवों के महत्व के विषय में जानकारी सभी को देनी चाहिए, उसके प्रति लोगों को जागृत करना चाहिए। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान का अधिक विकास करना चाहिए। आगे है, प्रकृति शिक्षण शिविर द्वारा नागरिकों में वन्य जीव के बारे में सजगता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। करें प्रकृति शिक्षण शिविर, जगह जगह शिविर के द्वारा नागरिकों में वन में रहने वाले जीवों के बारे में सजगता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है।